तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट का चौथा लेक्चर, जिसमें आप समझ सकते हैं मैंने हेडिंग डाली है मोल। तो मोल के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट लेक्चर में बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर सुव्यवस्थित नजर आने वाली हैं। तो समझिएगा, अगर मोल की बात करें तो देखिए नाम से ही पता चल रहा, मोल बहुत मोल है भाई, इसका जीवन मूल्य होता है वो, लेकिन मूल से समझ लीजिएगा। तो बेसिकली अगर अपने मन से कहें तो मूल क्या है, एक मैजिक नंबर है। क्या है? मैजिक नंबर भाई, ऐसा मैजिक नंबर जिसके जलवे ही जलवे हैं। तो कीजिएगा और चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी, समझिएगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो, अगर बात की जाए नॉर्मल, समझिएगा पहले अपन लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जिसका यूज़ करते हैं उसको, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जैसे अगर एक दर्जन की बात की जाए कि जो एक दर्जन होता है वो कितना होता है, तो हम लोग क्या कह देते हैं भाई, एक दर्जन में कितनी चीज़ें आती हैं? 12। अगर हम ये कहें कि एक दर्जन केले, अगर हम एक दर्जन केले की बात करें तो कितने केले आ जाएंगे? 12 केले आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है कि अगर एक दर्जन की बात की जाए तो एक दर्जन में जितनी चीज़ें आती हैं, तो एक दर्जन केले लिख दिए हमने तो पीछे क्या आ गए? केले। अगर हमने लिख दिया एक दर्जन आम तो क्या आ गया भाई? 12 आम। बताइए, कोई दिक्कत तो ना है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो भाई मोल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे इसका इससे क्या कनेक्शन? अरे भाई बहुत कनेक्शन है, समझने का प्रयास कीजिए, चीजें क्लियर भी हो जाएंगे। तो अगर हम नॉर्मल कहते हैं कि एक मोल परमाणु, अगर एक मोल की बात किए तो ये भाई होता है आवागाद्रो नंबर Na के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। तो सेम एक मोल का मतलब क्या होता है? आवागाद्रो नंबर, या जिसको हम वैल्यू कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अब परमाणु इसके पीछे लगा है तो भाई इसके पीछे भी हम क्या लगा देंगे? परमाणु। जिस प्रकार हमने यहाँ पे क्या लगाया था? केले, तो यहाँ पे भी क्या आ गए थे? केले। अक्सर यही कहते हैं एक दर्जन केला ले आओ भैया, वही है कि एक दर्जन केले में ये आ रहा था तो एक मोल परमाणु में तो इतने परमाणु आ जाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं है? अगर हमें बात किसकी करनी है? कार्बन की, तो भाई क्या कह देंगे? एक मोल कार्बन परमाणु। क्या कहें हम? एक मोल कार्बन परमाणु, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। और काहे के परमाणु आने हैं? कार्बन के परमाणु है ना, तो भाई क्या आ जाएगा? कार्बन परमाणु। बताइए, कोई दिक्कत तो ना है आपको? क्लियर है कि ना? देखिए, जिस प्रकार में यहाँ पीछे परमाणु लगा, अगर इसके पीछे कार्बन परमाणु लग जाए तो इसके पीछे भी क्या लग जाएगा? कार्बन परमाणु लग जाएगा। और आगे थोड़ी सी बात करें, अगर हमें पता है चूंकि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको हमें रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट में। देखिए, एक मोल कार्बन परमाणु इतना है, तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कर दें तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पीछे लग जाएगा एक मोल। तो लिखिएगा एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर, यहां पर रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब थोड़ा सा यहाँ होशियारी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो आप गिर जाएंगे भाई। तो गिरना तो है नहीं, बिकॉज आई एम हेयर। तो यहाँ देखिए 10⁻23 और 10⁻⁻24, तो इन दोनों को ले लेंगे और 12 को यहाँ हम रहने देते हैं और मल्टीप्लाई में किसको लिखते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है भाई, इसका मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाना है। ध्यान रखना है इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर ये आपको ध्यान है तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये कितना निकल के आएगा? 12
इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 12 ग्राम। और ये भाई जो एक का परमाणु का द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर द्रव्यमान आखिरकार होता क्या है। तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाता है 12 ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो देखिए ये चीजें जब आपको समझ में आएंगी तो ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से मदद करेंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या, लेकिन नहीं भाई, फर्स्ट टाइम है आपका 11th में तो इस थोड़ा सा लग सकता है ऑकवर्ड सा, लेकिन भाई जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीजें क्लियर ही होंगी आपकी। आई होप आपकी हो भी गई होंगी चीजें क्लियर। तो थोड़ा सा और पढ़ने की प्रयास करते हैं कि होता क्या है नॉर्मल, कि जैसे अगर अपन लोग बात करें यौगिक की, तो यौगिक के अंदर क्या रहते हैं अणु। तो यौगिक के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है, काहे का द्रव्यमान, अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है भाई मोलर द्रव्यमान। अणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अगर इसके अपोजिट हम बात यौगिक की बात कर ली, यौगिक से नीचे क्या आ जाता है तत्व। तो तत्व में क्या रहते हैं अणु। तो तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होने वाला है वो क्या कहलाता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है। अब मेरे अंदाजे से तो भाई नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती, इतने अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई। जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो सीधे सीधे कुछ निकल के आता है कि भाई जो मोल होता है, मोल बराबर आखिरकार होता क्या है। तो मोल बराबर होता है भार, जिसका भी आपको लेना है, तत्व का, यौगिक का, परमाणु का, अणु का, भार बटे अणु भार। ये भैया फॉर्मूला यूनिवर्सल है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप बड़े बड़े धुरंधर सवालों को काट के रख देंगे। बोलते हैं ना काट डालेगा मैं, तो भाई काट के रख देंगे आप। यहां तक बताइए चीजें क्लियर है कि नहीं है। अब नॉर्मल एक गैस की बात करते हैं या मूल गैस की बात करते हैं, एसटीपी पे आयतन, कहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक नॉर्मल का आयतन। तो अपन लोग क्या कह देंगे कि एक, या फिर सीधा कहिए कि मूल और ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस। तो क्या कहा है, गैस का एसटीपी, एसटी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आयतन, तो इसका हो जाता है 22.4 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है भाई। सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके न्यूमेरिकल की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लीजिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चीजें आपको बताई गई हैं, क्लियर की गई हैं। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको जब तक बिगाड़ता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जब आप इन चीज़ों को करते जाएंगे वन बाय वन, धीमे धीमे सीखिए। ये नहीं एक बार में इकट्ठा सीखना। कहते हैं कि नहीं कि अगर एक बार में ज़्यादा खाओगे तो भाई क्या लग जाएंगे, वो पता है, मेरे को कहने की आवश्यकता है नहीं। तो सेम इसी प्रकार से पढ़ाई का है भाई, धीमे 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 पढ़िएगा तो चीज़ें सब आ जाएंगी और बहुत अच्छे से बनेंगी। आपने सोचा कि एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूँ, तो भाई वो ना हो सकता है ना। माइंड की कैपेसिटी ना है कि तुम्हारे एक दिन में तुम 20 घंटे पढ़ लो, लेकिन तुम जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी ना होगी, लेकिन एक टाइम के बाद। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने पढ़ाई के टाइम टेबल पे भी कीजिए तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा और है कि अगर हम किसकी बात कर लें, जो तत्व है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है भाई वो क्या होता है, परमाणु का भार अर्थात परमाणु भार। परमाणु का जो भार रहेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु भार बटे आवागाद्रो नंबर। देखिए परमाणु का परमाणु, अणु का अणु भार होने वाला, कोई दिक्कत तो ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल यौगिक की। तो यौगिक के क्या रहेंगे, यौगिक का या का कह लो आणविक द्रव्यमान।
तो अणु का क्या आ जाएगा, अणु भार आएगा यहाँ पे, और बटे में कितना हो जाएगा Na की आपको वैल्यू पता है भाई कितनी होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो देखिए जब ये चीज़ें आपकी धीमे धीमे क्लियर होंगी, ये आपको कहाँ की तरफ बढ़ा रही हैं, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ा रही है, ये सीढ़ी की तरह कार्य करेंगे आपके लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है आपका मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र, देखिए जो कोई भी यौगिक है तो यौगिक में क्या उपस्थित रहता है, परमाणु। यौगिक में क्या उपस्थित रहते हैं, परमाणु, और उनका अपन को सरलतम रेशियो देखना है, सरलतम अनुपात। तो क्या कहेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित, ध्यान से समझिएगा, क्या कहेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को, जो यौगिक है तो क्या कह सकते हैं, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को, उसका क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। यौगिक का अनुपात को यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। बताइए क्लियर है भाई। जब ये आपका मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा तो ये तो भाई आपको एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे समझ में आएगा। नॉर्मल हमने ग्लूकोज का सूत्र लिया है, ग्लूकोज वैसे होता है J है, तो C6H12O6। तो देखिए 6 12 6, ये थोड़ा रेशियो बड़ा सा नहीं लग रहा है। अगर इसको ऐसे लिखें 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब C1H2O1, ये जो अनुपात रहेगा वो इसका क्या कहलाएगा, यौगिक अपने पास क्या है, ग्लूकोज। ये जो अनुपात है उसका अनुपात क्या कहलाता है, मूल अनुपाती सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को क्या कहेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मूल अनुपाती के सूत्र के बाद आता है अणु सूत्र। देखिए मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, बस आपको भी भाई 100% देना है, तभी तो मजा आएगा चीजों में। तो बात कर देते हैं अणु सूत्र। देखिए यौगिक रहता है, यौगिक में क्या रहते हैं, परमाणु। तो यहाँ पे परमाणु के हम कौन से अनुपात की बात कर रहे थे, सरलता अनुपात। वहां पे हम क्या क्या कह देंगे कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, क्या यौगिक में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या जो रहती है उसी को अपन क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र। समझिएगा, यौगिक में उपस्थित यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। बताइए कोई दिक्कत? अब जब दिक्कत नहीं है तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे अपने पास कोई है CH3COOH, अपने पास एक अम्ल है जो CH3COOH है। इसको अपन कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल कह लीजिए या फिर एस्टिक अम्ल कह लीजिए। तो कार्बन देखिए इसमें कितने हैं, 2, तो क्या रखेंगे C2, H कितने हैं, 4 और O2। तो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या जो कहलाती है वो वही क्या कहलाएगी, अणु सूत्र। अब लेकिन उसका सरलता अनुपात प्रदर्शित करना हो तो ये कट सकता है कि नहीं कट सकता है, C1H2O1। तो ये जो कहलाएगा उसका क्या कहलाएगा, मूल अनुपाती सूत्र। बताइए कोई दिक्कत है? अरे भाई होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत। अगर यहां तक आपको क्लियर है और कोई डाउट नहीं है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकता हूं, लेकिन बताने से कोई मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको चीज़ें बताऊं तो आपकी ये सारी जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हो चुके हों, क्लियर हो चुके हैं। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो 1 बाय 1 करके आपको चीज़ें पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आई होप आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा और ये अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बने रहिए अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।